बात करेंगे बेटा एक नया चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। नीट 2023 में इसका एक क्वेश्चन आया था। हर साल इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर क्यों बाकी चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भले इससे एक क्वेश्चन आया है लेकिन या फिर इससे ना आया हो तब भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चैप्टर आपको बाकी चैप्टर्स समझने में हेल्प करेगा। गुड इवनिंग भाइयों, गुड इवनिंग। तो बात करें इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आवर्त सारणी का निर्माण हम करना सीखेंगे। आवर्त सारणी का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने उसके बारे में बताया। फिर यहाँ पर वर्ग आवर्त ब्लॉक की पहचान कैसे की जाती है, आवर्तीता क्या होती है, ये यहाँ तक की सारी छोटी छोटी फर्जी बातें। तो यहाँ तक का तो ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। उसका बाद का टॉपिक बेटा बहुत ही जबरदस्त गजब का है। तो परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, विद्युत ऋणता क्या होता है, व्यास प्रश्न कैसे करेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, सारी बात समझ लेते हैं। अब आगे का ज्ञान अपन समझ लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई आवर्त सारणी क्या होती है, फिर आवर्त सारणी का निर्माण। ओके, तो सब रसगुल्ले फटाफट से नया चैप्टर डाल दें। सब रसगुल्ले नया चैप्टर डाल दे, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। सब नया चैप्टर डाल दें, ठीक है, एक दो पेज छोड़ करके नया चैप्टर डाल दें, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता, ठीक है। ये अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि आवर्त सारणी क्या होती है। जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में तत्वों के बारे में पढ़ा, पहला चैप्टर था अपना रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने पदार्थ के बारे में जाना, फिर पदार्थ किन से मिलकर बना होता है, तत्व, परमाणु, अणु, इनके बारे में हमने जाना। फिर मोल कॉन्सेप्ट को सीखा, उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें एक परमाणु में क्या क्या चीजें पाई जाती है उनको हमने सीखा, उनके बारे में बखान किया, है ना, वो चीजें हमने क्लियर करी बेटा। फिर अब ऐसे बहुत सारे तत्व है, अब उन तत्वों का अरेंजमेंट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। फिर अगले चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि ये एटम बंद कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अभी सारे अलग अलग तत्वों का किस तरीके से पोजीशन होता है आवर्त सारणी में वो हम देखेंगे। उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। बहुत ही गजब का चैप्टर है ना, और अच्छे से अपन को कवर करना है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक परिचय में आवर्त सारणी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो जरा देखो ध्यान से, हमने जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमने तत्व के बारे में पहले पढ़ा, लेकिन अब हमें ये पता है कि हमारे पास लगभग 118 तत्व ज्ञात है। उन 118 तत्वों का सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करना भी तो जरूरी है ना, कि कौन कहाँ पे रखें, कौन किस तरह। एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, क्या 100 के 100 नर्सरी क्लास में पढ़ाएंगे क्या? नहीं, उनके दिमाग के भाई ये 6ठी क्लास के, ये 7वीं क्लास के, ये 8वीं के, ये 9वीं के, तो हर एक बच्चों को क्लासिफाई करना जरूरी है। सेम उसी तरीके से जो तत्व हमारे पास है उन तत्वों को सारणीबद्ध करना जरूरी है। तो तत्वों को सारणीबद्ध करने की यही प्रक्रिया, या जो तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में अलग अलग आवर्तों में रखना, पर जो हमें सारणी प्राप्त होती है वही है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी क्या है बेटा? सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर इस प्रकार सारणीबद्ध करना कि समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, उसे आवर्त सारणी कहते हैं। लिख लो फटाफट। सभी ज्ञात तत्वों को इस प्रकार से सारणीबद्ध करना कि सभी समान गुण रखने वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, आवर्त सारणी कहलाती। परिभाषा कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, बस एक बार लिख लो, जस्ट इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं। हाँ जी, अब
जरा देखो ध्यान से, काम की बातें अब स्टार्ट है। तो हमें पता है कि यार वर्तमान में कुछ लिखना नहीं है, बस अभी प्रेजेंट टाइम पर देखो 118 तत्व है। तो इन 118 तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास काफी लंबे टाइम से किया गया। स्टार्टिंग में कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे कभी छगन आया, कभी मगन आया, कभी रमेश आया, कभी सुरेश आया, ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक आए। इन्होंने टाइम टू टाइम कुछ कुछ चीजें बताते गए और फिर आज हमारे सामने इसका आधुनिक स्वरूप हमें पता है कि आज पीरियोडिक टेबल में इतने सारे तत्व हैं। ये आधुनिक स्वरूप है। लेकिन स्टार्टिंग में जब नई नई खोज चल रही थी तो उस टाइम तत्वों की संख्या इतनी नहीं थी। ओके, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, मतलब तत्वों का वर्गीकरण किस तरीके से हुआ, चरणबद्ध प्रक्रिया क्या थी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। तो अब यहां पर हम बात करेंगे बेटा, हाँ जी, अब हम बात करेंगे यहां पर तत्वों का वर्गीकरण। अब हेडिंग डाल लो आप, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण कि किस तरीके से तत्वों को क्लासिफाई करने का स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी का विकास। आधुनिक आवर्त सारणी का विकास। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, और ये तो आपने जो 10th में पढ़ा है ना वही है, कुछ नया नहीं है। सबसे पहला प्रयास किया था बेटा लेवोजियर साहब ने। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे लेवोजियर का वर्गीकरण। लेवोजियर का वर्गीकरण, लेवोजियर का वर्गीकरण सबसे पहले इन्होंने किया था। और पता है लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, बाप है केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जनक है केमिस्ट्री के जनक। इन्होंने सबसे पहले चीजों के बारे में ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, जैसे इनके पास सुविधा थी, टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर। तो इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा कि भाई इधर आओ, सब इधर आओ। तत्व दो प्रकार के होते हैं। पूछा कैसे? एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि देखो मैंने जैसा स्टडी किया तो पाया कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होती है धातु, एक होती है अधातु। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एलिमेंट। एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं धातु अर्थात मेटल, एक होती है अधातु अर्थात नॉन मेटल। धातुएं क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हो, धनायन बनाए वो धातुएं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके के ऋणायन बनाए, वो अधातु। ठीक है, अब सबको पता है, आपको ही पता होगा कि जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण, जैसे कि सोडियम। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है ना, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जैसे कि देखो ध्यान से, सोडियम के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, फिर अगले में 1 होता है। तो सोडियम अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनायन में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि 2,8 बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा हो सके। तो धातुएं क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। कितने त्यागेगी? जितना कि उनको अष्टक पूरा करने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, धातुओं ने ये ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? धातु। ये धातुओं का गुण होता है। ठीक है, ओके। जनरली धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन भी तो त्यागता है, हाइड्रोजन तो धातु है जनरली। ठीक है, ये बोला हमने। अब अधातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जैसे कि देखो उदाहरण क्लोरीन।
क्लोरीन के पहले कोश में 2, फिर 8, फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 नंबर पे आता है ना। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, 10th क्लास में पढ़ाया होगा। तो जिस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेगी क्लोरीन और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2,8,8, तो यहां पर यह है एक अधातु। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। बस इतना सा इन्होंने बताया, ज्यादा नहीं बता पाए, उस टाइम पे ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये नियम अपने आप गलत सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हमें उपधातुओं के बारे में जानकारी मिली। उपधातुओं के बारे में इन्होंने नहीं बताया, अक्रिय गैसों के बारे में नहीं बताया, उस टाइम पे खोज ही नहीं हुई थी, तो कहां से बताएंगे। ठीक है, तो फिर ये नियम अपर्याप्त हो गया। बस इन्होंने इतना सा बताया। ठीक है बेटा, छाप लो फटाफट, फिर अगले नियम पर आते हैं। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल बातें रखूंगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं, नो बकवास, सीधे काम की बात। अगली बात, दूसरा, डोबरीनर का त्रिक नियम। डोबरीनर या डोबेराइनर, डोबेराइनर का त्रिक नियम। जो डोबरीनर साहब थे या डोबेराइनर, ठीक है, इन्होंने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। कैसे किया? इन्होंने 3 तत्व के समूह बनाए जिनके समान गुण थे। इन्होंने समान गुणों वाले 3 तत्व लिए और उनके समूह बनाए। उस समूह को क्या बोला गया? त्रिक। 3 तत्वों का समूह त्रिक कहलाता है। अब इन्होंने उसके अंदर क्या बताया कि यार ये जो 3 तत्व है ये इस तरीके से रहेंगे कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। मतलब अगर आप बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकालना चाहते हो तो पहले का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत निकाल लो। औसत क्या निकालते हैं? कैसे निकालते? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, परमाणु भारों का योग बटे परमाणु की संख्या। ठीक है, वैसे निकाल लेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यार सबसे पहले तो देखो ध्यान से, त्रिक। त्रिक क्या होता है? 3 तत्वों का समूह। त्रिक क्या होता है? 3 तत्वों का समूह। 3 तत्वों का समूह। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो अब यहां पे क्या होता है? डोबरीनर के अनुसार त्रिक में पहली बात तो इन्होंने समान तत्वों, समान गुणों वाले तत्वों के समूह बनाए। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये, इनके अनुसार त्रिक के मध्य में आने वाले तत्व का परमाणु भार फर्स्ट एवं अंतिम तत्व के परमाणु भारों का औसत होता है। परमाणु भारों का औसत होता है। औसत होता है। जैसे उदाहरण देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक त्रिक इसने ये बनाया और इसने बताया कि यार बीच वाले का परमाणु भार ना पहले और इसके परमाणु भार का औसत रहेगा। देखो ध्यान से, लिथियम लिथियम 3 नंबर पे आता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 7। याद है ना, लिखवा रखा है मैंने आपको, 20 तक लिखवा रखा है। सोडियम का कितना होता है? 23। पोटेशियम का कितना होता है? 39। अब इसका नियम लगाओ। इसका नियम यह कहता है कि यार सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का एटॉमिक वेट कैसे आएगा? सोडियम का एटॉमिक वेट ना
लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार बटे 2, इस सूत्र से निकलेगा। लिथियम का, सोडियम का परमाणु भार क्या होगा? लिथियम का एटॉमिक वेट, लिथियम का एटॉमिक वेट, लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का एटॉमिक वेट बटे 2, ऐसे होगा। तो लिथियम का परमाणु भार कितना दे रखा है बेटा? 7। सोडियम, इसका पोटेशियम का कितना? 29 बटे 2, कितना आ गया? 46 बटे 2 बराबर 23। हाँ यार 23 ही तो है, मतलब बात तो सही बोल रहा है। तो डोबरीनर ने क्या बोला था कि यार इसने पहले तो 3 समान तत्वों के, 3 समान गुण रखने वाले तत्वों के समूह बनाए, और उसने ये बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत आएगा। तो पहले का परमाणु भार अंतिम का परमाणु भार बटे 2, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2 परमाणु थे ना, इसलिए 2 का भाग लगाया। पक्का? ऐसे इसने बहुत सारे ट्रिक दिए, तो अब हम उन ट्रिकों को लिखेंगे, ठीक है, और याद करना है। समझ में आया? ली ना की, ठीक है, ये आवर्त सारणी की ट्रिक में से निकाल सकते हो, भी आवर्त सारणी भी सीखेंगे आगे, ठीक है। पहले आपको ये आना चाहिए। बोलो अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण तो देखो ध्यान से, वापस पहले से लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, थर्ड फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, फिर शांति से टी, 5वां कल बाहर आई, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये अगला छठा फे को नी, 7वां रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ठीक है। इनमें तो इन तीनों का लगभग समान ही होता है, इन तीनों का लगभग समान ही होता है, इन तीनों का लगभग समान ही द्रव्यमान होता है, ठीक है, लगभग इंडिविजुअल। इस त्रिक में भी तीनों का लगभग समान ही द्रव्यमान होता है, इसका भी लगभग समान ही आता है, इनका भी लगभग समान ही होता है, ठीक है। ओके, कुछ नहीं लिखते हैं। हाँ जी, ये हो गया। ये त्रिक के उदाहरण है, ये त्रिक के उदाहरण है, ये त्रिक के उदाहरण है। हाँ जी, ओके, इनके गुण भी समान होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, कोई ये बोले सर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी त्रिक होगा क्या? देखो जरा, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, इसका होता है 16, 14 और 16, 12 और 16 कितना होता है? 28, 28 बटे 2 14 आ गया, होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता, ध्यान रखना, ये त्रिक नहीं होता, इनके गुण अलग अलग होते हैं, इनके गुण अलग अलग होते हैं, ये त्रिक नियम नहीं दर्शाता है, ध्यान रखें, ठीक है। हर एक को अपन त्रिक नियम नहीं बोल सकते, उनके गुण समान होने चाहिए, इनके बहुत सारे गुण अलग अलग है ना, इसलिए तो अलग अलग जगह पे रखते हैं इनको। जबकि ये फेकोनी, ये वाले, इन तीनों के गुण बहुत ज्यादा सिमिलर मिलते हैं। याद करो, मेंडलीफ ने इनको एक ही वर्ग में रखा था 8वें में, पढ़ेंगे हम आगे इनके बारे में, ठीक है। ये त्रिक नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। तो ये कुछ त्रिक है, ये त्रिक है। अब आपसे कैसे भी टेढ़े मेढ़े सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं, या तो सिंपल सा पूछ लेगा, बताओ जी बताओ कौन सा युग्म त्रिक नियम दर्शाएगा, तो इनमें से कोई एक आध ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, आपको कोई 3 तत्व दे देगा ए बी सी, ठीक है, जैसे कि अपन देखेंगे। हाँ जी, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, 3 तत्व, ठीक है, ए बी सी है, जिनके
क्रमशः 40 50 60 हैं, तो क्या यह त्रिक नियम का पालन करते हैं? तो जरा देखो ध्यान से, 3 तत्व ए बी सी, इसी सीक्वेंस में एक का परमाणु भार 40, एक का क्या बोल रहा है ये 50, एक का क्या बोल रहा है 60। तो यार बीच वाले का परमाणु भार पहले और लास्ट का औसत आना चाहिए। तो जरा देखो ध्यान से, बी का एटॉमिक वेट किसके बराबर आना चाहिए बेटा? पहले का परमाणु भार अंतिम का परमाणु भार बटे 2, 100 बटे 2 50। यस, करता है, क्योंकि त्रिक की खासियत है। ठीक है, क्योंकि ये तो अज्ञात तत्व, इनके बारे में तो हमें कुछ बोल ही नहीं रखा ना कि भैया। ओके, हाँ जी, बोले, क्लियर? हाँ, ये बात हमने यहां पर देखी और ऑब्जर्व करी। जैसे कि एक क्वेश्चन और हम लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन हम यहां पर और ले सकते हैं। ठीक है, 3 तत्व जो कि त्रिक नियम का पालन करते हैं। ठीक है, 3 तत्व यहां लिख लेना बेटा, x, y, z। 3 तत्व x, y, z जो कि त्रिक नियम का पालन करते हैं। इस सीक्वेंस में यदि y एवं z के परमाणु भार y एवं z के परमाणु भार क्रमशः y एवं z के परमाणु भार क्रमशः 68 एवं 70 हो, तो x का एटॉमिक वेट होगा। बताओ, हाँ जी बेटा, ट्रिक अभी आगे देखेंगे अपन। रोशनी देख, अभी बताता हूं, एक बार ट्राई करो, अभी बताता हूं। सर नीट में सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी? हाँ, बिल्कुल पास होना जरूरी है भैया। अनवर, देखो भाई साहब, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या बोला गया? 3 तत्व x, y, z ये त्रिक नियम की पालना करते हैं। तो त्रिक नियम से क्या होगा बेटा कि यार y का परमाणु भार इसके और इसके परमाणु भार का औसत होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। y का एटॉमिक वेट बरोबर x का एटॉमिक वेट प्लस z का एटॉमिक वेट, हाँ या ना बोलो, बटे में 2 लगाओ। लगाया कि नहीं लगाया? इनऑर्गेनिक का चैप्टर है बेटा ये तो। अरे बोलो, क्या हमने यहाँ पर त्रिक नियम से ये चीजें जान ली क्या? बस सूत्र में मान रख दे पुत्र। x का ज्ञात करना है ना, y का पता है, z का पता है, x अज्ञात है, कर सकता है। y का कितना दे रखा है? 68। z का कितना दे रखा है? 70। तो भाई साहब y का 68, x का पता नहीं था, x का एटॉमिक वेट, z का कितना दे रखा है? z का दे रखा है 70/2। तो यार मेरे को x का मान निकालना है, 2 से गुणा कर दे। 68 दूनी 68, 70, 60, 60, 120, 136,
136 आ जाएगा। 136 बराबर x का एटॉमिक वेट प्लस 70, तो x का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? ठीक है, x का एटॉमिक वेट 136 माइनस 70 कर दो। सही किया क्या? गड़बड़ किया कि सही किया? सही किया। 66। अब घटाना नहीं आ रहा है क्या? 69 क्यों आएगा? महेंद्र सोलंकी, अबे सीक्वेंस में वो एक्स वाई जेड, वाई बीच में है, वाई बीच में है। अरे समझ पा रहे हो? छिहत्तर, अबे वाई बीच में है, ठीक है, ओके। और ये वाला बेटा ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। और ये 3 तत्व ए बी सी जिनके परमाणु क्रमांक कितने इतने, तो क्या त्रिक नियम की पालना करेंगे? इसका और इसके परमाणु भार का एवरेज इसके परमाणु भार के बराबर आना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। मेरे तो 64 आया बेटा, तेरी गणित खराब है, नहीं आएगा, 68 ही आएगा। 68 क्या, 66 आएगा, मेरे 76 आएगा। अबे पगले 76 कैसे आएगा? ओके, तो यार ये इस तरीके से अपन ने ये क्लियर कर लिया। तो त्रिक नियम सिंपल होता है, आसान होता है, ऐसे ही निकाल लिया जाता है खटाखट। अब त्रिक नियम के बाद 2 छोटे छोटे फर्जी नियम और देख लो, ठीक है, जिनकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन देख लो, वैज्ञानिकों ने दिए थे यार। तीसरा वर्गीकरण, प्राउस्ट का वर्गीकरण, प्राउस्ट का वर्गीकरण, प्राउस्ट का वर्गीकरण। ये पता नहीं नशे में क्या बोल गया, एक दिन दारू पी के आया और ये बोला कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे बोल के आया, ठीक है। इनके अनुसार, पता नहीं कौन सा नशा किया था, इनके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इनके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये ही कहना चाहते हैं कि यार हाइड्रोजन के परमाणु भार के गुणज के रूप में होते हैं उन तत्वों के परमाणु भार। दूसरे शब्दों में बाद में कहना चाहता हूं, अर्थात इनके अनुसार सभी तत्वों के एटॉमिक वेट, सभी तत्वों के एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक वेट के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। पढ़ा होगा ना आपने? मतलब ये बोलना चाहते हैं कि तत्व का एटॉमिक वेट क्या होगा? n गुना होगा किसके? हाइड्रोजन का परमाणु भार का। अब n क्या है? पूर्ण गुणज, मतलब n एक पूर्ण संख्या है। जैसे कि जहां n का मान क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कोई भी एक पूरी संख्या। मतलब ये पूरी संख्या और हाइड्रोजन का परमाणु भार एक। पूरी संख्या को पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरा मान आएगा, दशमलव में मान आएगा ही नहीं। ये बोल गया इनडायरेक्टली कि परमाणु भार दशमलव में नहीं हो सकता। भाई ये एक पूरी संख्या, जब एक पूरी संख्या को एक पूरी संख्या से गुणा करोगे तो पूरा ही तो मान आएगा, भिन्नात्मक तो नहीं आएगा, दशमलव में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि तत्वों के परमाणु भार दशमलव में नहीं हो सकते, लेकिन होते हैं। पता नहीं कौन सा नशा करके आया था, भांग पी ली थी, पता नहीं, ठीक है। बोलो, समझ में आया? ठीक है।
ओके, तो यहां पर तत्व का एटॉमिक वेट n गुना होता है हाइड्रोजन के परमाणु भार से, ऐसा इसने सोचा। लेकिन अतः इनके अनुसार तत्वों के एटॉमिक वेट भिन्नात्मक दशमलव में नहीं हो सकते, दशमलव में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। परंतु इनको जान करके ये बहुत दुख होगा, परंतु क्लोरीन का परमाणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, क्लोरीन कॉपर का परमाणु भार कितना? 63.5 ग्राम होता है। ये तो दशमलव में है। अब बोल, सॉरी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, फिर बैठ गया। ठीक है, दशमलव लिखा हुआ है बेटा, ये दशमलव। ठीक है, फिर ये गलत हो गया। अब कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला न्यूलैंड भाई साहब आए, इन्होंने पता नहीं जाने कौन सा संगीत सीख रहे थे, संगीत सीखते सीखते इधर तत्वों का वर्गीकरण कर दिया इन्होंने, है ना। अगला 4 न्यूलैंड का वर्गीकरण, न्यूलैंड्स का वर्गीकरण, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने भी ज्ञात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया और ये पाया कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता दर्शाता है, जैसे कि संगीत के साथ शुरू में होता है। समझ में आया? एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर विद फर्स्ट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, गुणधर्मों के आधार पर पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होंगे, जैसा कि संगीत के साथ शुरू में होता है। सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस से आठवां सा। ठीक है, तो ये ऐसा इन्होंने बोला। इनके अनुसार जब ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भारों अर्थात एटॉमिक वेट के, AWT का मतलब है बेटा एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म उससे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है, उससे फर्स्ट तत्व के समान होते हैं, ये ऐसा इन्होंने बोला। और उस टाइम पर ज्ञात तत्व कितने थे जब न्यूलैंड आया था? ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी बेटा। तो इन्होंने जितने तत्व थे ना, उन तत्वों को ऐसे करा। देखो उस टाइम पे जितने ज्ञात तत्व हुए थे, सारे तत्व थोड़ी ना ज्ञात हुए थे,
ठीक है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये उस टाइम पर ज्ञात था। फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है ये। अगर मैं एक नंबर लिथियम को दे दूं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पर सोडियम आया, तो इसके मतलब यह है कि सोडियम के गुणधर्म लिथियम के समान होंगे, और हम जानते हैं होते हैं। आज आवर्त सारणी में ये एक ही वर्ग में आते हैं। अगर बेरिलियम को पहला मान लूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पे आता है। ये एक ही तो ग्रुप में आते हैं, बेटा मांगे कार। अगर मैग्नीशियम को पहला मान लूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे यह है, तो इन दोनों के गुणधर्म समान होंगे। ए बी के बराबर बी, सी के बराबर तो ए और सी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इन तीनों के गुण समान, इन तीनों के गुण समान, इन दोनों के 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 समान। परमाणु क्रमांक 20 के जस्ट बाद आता है स्कैंडियम 21 नंबर पे। आप जानते हो स्कैंडियम डी ब्लॉक में आता है, नहीं जानते? देखो ये रहा स्कैंडियम डी ब्लॉक में, ये कैल्शियम एस ब्लॉक में, लेकिन और देखो बोरॉन और एल्यूमिनियम ये पी ब्लॉक में आ रहे हैं। देखो बोरोन एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के, और ये डी ब्लॉक का गुण के समान रहेंगे, तो बस परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है। जैसे 21वां आता है ना, वो डी ब्लॉक का आ जाता है, ऊपर तो एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, तो ये तक लागू होता है। ठीक है, समझ में आया? छाप लो इसको। तो यार यह एटॉमिक नंबर 20 तक ही वैलिड है। इन तीनों के गुणधर्म समान, इन तीनों के समान, इन दोनों के समान। ठीक है, अच्छा ये नियम वक्त के साथ असफल हो गया, इसकी सीमा है। यह परमाणु क्रमांक 20 तक ही वैध होता है, क्योंकि 21वें पे स्कैंडियम आ गया ना, जो कि डी ब्लॉक में आता है, उसके ऊपर पी ब्लॉक के, कहां गुण समान रहेंगे? दूसरी बात, अक्रिय गैसों की खोज होने के पश्चात ये स्वतः ही गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि अक्रिय गैस फ्लोरीन के बाद आती नियोन, तो अगर पहले नंबर पे इस पे लूंगा तो 8वें नंबर पे वो आएगा। इन दोनों के गुणधर्म समान कहां होते हैं? यह तो ठोस होता है, यह गैस होती है। समझ में? ठीक है, दूसरा अक्रिय गैसों के पश्चात, अक्रिय गैसों, अक्रिय गैसें कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन की खोज के पश्चात, अक्रिय गैसों की खोज के पश्चात यह नियम स्वतः ही गलत सिद्ध हो गया। स्वतः यह नियम स्वतः ही गलत सिद्ध हो गया। बोलो बेटा, सिद्ध हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग का मटेरियल बहुत थ्योरेटिकल है, बकवास बकवास सा है, लिख लो, खत्म करते हैं इसका ना। समझने का कम है, ये लिखने का ज्यादा है। तो अक्रिय गैसों की खोज होने के पश्चात यह नियम अपने आप गलत सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम मक्खन है। अब बस अगले नियम को पढ़ेंगे। अगला होता है लोथर मेयर का वक्र नियम। इसने कुछ अलग ही, पता नहीं गणित का वैज्ञानिक था, पता नहीं क्या था, इसने अलग ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको ग्राफ ज्यादा आसानी से पढ़ने में आता है या लिखी हुई बातें?
ग्राफ को समझने में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, हर एक के पल्ले नहीं पड़ा हो। गांव में गया, ये एक गांव में गया, ठीक है, कि भाई साहब देखो मैंने तत्वों को वर्गीकृत किया है। गांव वालों ने सोचा कुछ बढ़िया चीज बताएगा यार, सारे गांव वालों को बुला लिया इसने, पंचायत लगा ली कि देखो मैंने तत्वों को वर्गीकृत किया। अब उसने ग्राफ से दिखाया, ऐसे ऐसे कैसे, समझ नहीं आया गांव वालों को। बेचारे ने अच्छी अच्छी बातें तो बताई, लेकिन हर एक के पल्ले नहीं पड़ी, हर एक का दिमाग उस लेवल का नहीं था ना, तो फिर ज्यादा नहीं चलाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफ, अभी आपको बोलूं ग्राफ बनाओ तो आपको 200 ग्राफ बनाना नहीं आता होगा, है ना। गणित में ग्राफ आते थे ना 10th तक, वो ग्राफ 200 के समझ में नहीं आते होंगे, 200 को आ जाते होंगे, 200 को नहीं आते, इसलिए तो बायोलॉजी ली 200 ने, गणित खराब लगती है सर। ठीक है, ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसने किया। ठीक है, तो 5वां लोथर मेयर, लोथर मेयर का वक्र नियम, का वक्र नियम। इसने तत्वों के भौतिक गुणों, जैसे कि उनका आयतन, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ये भौतिक गुण ही तो है, का परमाणु भार के साथ मिलकर के ग्राफ बनाया। क्या बोल रहा हूं मैं? इसने तत्वों के परमाणु भार को उसके उनके भौतिक गुणों, जैसे कि परमाणुवीय आयतन, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, इनसे रिलेट किया और ग्राफ बनाए, और ग्राफ से जो रिजल्ट मिले वही इसने नियम में छाप दिए। इसने ग्राफ बनाए, ग्राफ में जैसे जैसे इसको रिजल्ट मिलते गए वो इसने वैसे ही परोस दिया आपको। देखो इसने क्या मेहनत करी, आइए चलिए हम देखते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा, और उसके साथ साथ उसके अंदर पॉइंट भी लिखेंगे। ठीक है, पहले ग्राफ बनाएंगे फिर पॉइंट लिखेंगे, पक्की बात। तो इसने क्या किया भाई साहब, इसने परमाणु भार, अलग अलग तत्वों के परमाणु भारों और उनके परमाणुवीय आयतन के बीच में ग्राफ बनाया है। परमाणुवीय आयतन के बीच में ग्राफ बनाए। तो जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाता है परमाणुवीय आयतन भी बढ़ता जाता है बेटा, तो ग्राफ ऐसे मिला, ऐसे। इस तरीके से ग्राफ मिला। ठीक है, अब इस ग्राफ में इसने क्या क्या चीजें देखी, ये वाला थोड़ा ऊपर ही बनाना है ना, इससे। इस ग्राफ में इसने कुछ बातें ऑब्जर्व करी। यार देखो, इस ग्राफ में एक शीर्षतम बिंदु दिखाई दे रहा है हर एक चोटी का। ये देखो, ये पहाड़, इसका शीर्ष बिंदु ये, इसका शीर्ष बिंदु ये, इसका शीर्ष बिंदु ये, इसका शीर्ष बिंदु ये, है ना, शीर्षतम बिंदु। शीर्षतम बिंदुओं पर यहाँ जैसे कि यहाँ बोला इसने सोडियम मिली मेरे को, यहाँ मिला पोटेशियम, यहाँ मिला रुबिडियम, यहाँ मिला सीजियम। ठीक है, शीर्षतम बिंदुओं पर। ओके, और ये देख रहे हो नीचे की तरफ घटता हुआ क्रम, पहले हम पहाड़ पे ऊपर बढ़ते गए, ये बढ़ता, फिर नीचे उतरते गए, घटता क्रम। तो ये आरोही, आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही घटता क्रम। तो इसके ये अवरोही, ये अवरोही, ये अवरोही वाला पॉइंट है। अवरोही स्थान पर क्या क्या मिली इसको, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड इसी तरीके से आगे क्षारीय मृदा धातु है। और अवरोही, अवरोही सॉरी, ये अवरोही, अवरोही, आरोही ऊपर की ओर बढ़ते हैं ना, आरोही क्रम बताओ, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ तो ये बढ़ता हुआ बिंदु, ये बढ़ता हुए बिंदु पर यहां पर इसको मिली हेलोजन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। और एक नीचे वाला पॉइंट है,
ये नीचे वाला पॉइंट, इस नीचे वाले पॉइंट में यहां पे मिलती है इसको उपधातुएं और डी ब्लॉक के तत्व। कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के तत्व आते हैं ना, तो वो यहाँ नीचे वाले एरिया में आते हैं। तो ऐसे में इसको इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अलग कलर से। तो जरा देखो ध्यान से, ये ग्राफ इसको मिला। अब इस ग्राफ से इसने क्या निष्कर्ष दिए, यहाँ आर भी लिखा हुआ है, रुबिडियम। इस ग्राफ से इसने क्या निष्कर्ष दिए, निष्कर्ष क्या निष्कर्ष दिए इसने? हाँ जी, पहला कि यार जो क्षार धातुएं कौन सी, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्षार धातुएं कहलाती है बेटा। क्षार धातुएं इस ग्राफ के शीर्ष बिंदु पर आती है, ऐसा इन्होंने बोला। तो क्षार धातुएं शीर्ष पर आती है, ये इन्होंने कहा। अच्छी बात है। दूसरी बात, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। तो क्षारीय मृदा धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये अवरोही स्थान पर प्राप्त होती है, अवरोही स्थान पर आती है। ठीक है। थर्ड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आरोही स्थान पर आती है, इन्हें बोला जाता है हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहां पर आते हैं? ये आरोही स्थान पर आती है, ये इन्होंने कहा। ओके। और ये वाली, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, यहां पर उपधातुएं और डी ब्लॉक के तत्व प्राप्त होते हैं। फोर्थ, तल, बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। इस ग्राफ के ये देखो शीर्ष सिरे, ये निचले सिरे, निचला भाग, तल वाला भाग, तो तलस्थ, सॉरी यहां पे क्या लिखेंगे अपन? उपधातुएं एवं डी ब्लॉक के तत्व। उपधातुएं और डी ब्लॉक के तत्व ये आते हैं तलस्थ स्थान पर, तलस्थ स्थान पर। बस ये इसका नियम था। इसने ये बोला कि जब मैंने ग्राफ बनाया तो क्षार धातुएं शीर्ष पर आती हैं, तो जो तत्व शीर्ष पर आएंगे वो क्षार धातुएं होगी, जो आरोही स्थान पर आएंगी वो हेलोजन होंगे, जो अवरोही स्थान पर आएंगे वो क्षारीय मृदा धातुएं होगी, और जो तल पर आएंगे वो क्या होंगे? उपधातुएं हो सकती है या फिर डी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं। ये इसने बोला। तुम समझ पाए? अरे तुम समझ पाए बॉटम लाइन पर? क्लियर है सर? इससे तो सब मिल गई थी, सारी कहीं मिल गई थी। आरोही, अच्छा आपका नाम आरोही है? आरोही तो उसमें भी आती थी। कौन सी पिक्चर थी वो? सिद्धार्थ मल्होत्रा और छम क्या नाम था उसका? श्रद्धा कपूर का नाम था ना। हाँ आशिकी, पता नहीं आशिकी थी कौन सी मूवी थी यार, पता कोई तो थी मूवी। हाँ, तो क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, हेलोजन और उपधातुएं। एक विलेन, हाँ ए विलन,
हाँ आशिकी, ना ना ना, हाँ हाँ हाँ, एक विलन वाली पिक्चर थी ना, उसमें नाम बताना इसका आरोही, कुछ नहीं बस ऐसे ही। अरे ब्लॉक के तत्व उस टाइम पे नहीं मिले थे भाई। बागी, ओहो बागी, अबे बागी में तो, बागी में भी थी, बागी में चमचम गाना था लेकिन उसमें टाइगर श्रॉफ था। हाँ तो जरा देखो ध्यान से, ये तो आरोही, ये अवरोही, आरोही अवरोही, आरोही अवरोही, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या नहीं है बेटा? नो नो, आशिकी 2 नहीं थी बे, एक विलन थी वो पिक्चर जिसमें ना वो रितेश देशमुख सर्किट माइंड वाला रहता था, ठीक है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले ले बेटा, ये लोथर मेयर का ही वक्र है। हाँ एक विलन में आयशा थी, अच्छा, अरे हाँ यार, हाँ हो सकता है भैया, ये सब याद है तुम्हें, ये सब याद है तुम्हें, स्क्रू ड्राइवर, हाँ हाँ यार, ठीक आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया है, पिक्चरों के बारे में पूरा याद है तुम्हें, है पढ़ने के बारे में कुछ याद नहीं है। वो मूवी जाने कब आई होगी, लॉकडाउन से पहले पिक्चर आई थी, वो पिक्चर के बारे में याद है तुम्हें, कल क्या पढ़ाया था वो याद नहीं है तुम्हें। आगे आगे, ठीक है। एक विलन में आती थी, एक विलन 2 में आती थी, हाँ ओके। अब आगे, अब आगे, तो ये क्लियर हो गया, हाँ जी ये क्लियर हो गया। तो लोथर मैन ने भाइयों ये बताया, इससे ज्यादा वो बता नहीं पाया, ऐसी भाषा बोसों के समझ में नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए ज्यादा नहीं चला। अब इसके बाद आएगा मेंडलीफ, 5 छठा, मेंडलीफ का वर्गीकरण, मेंडलीफ का वर्गीकरण, मेंडलीफ का वर्गीकरण। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, तो अब तक जितने भी वैज्ञानिक आए उन सब में से ज्यादा इज्जत इसको मिली, इसने कुछ ज्यादा बढ़िया बताया, ज्यादा बढ़िया बताया, इसलिए इसका लोगों के बीच में ज्यादा नाम हुआ। थोड़े ये भविष्यवाणी भी कर दी, पंडित बन गए इन्होंने, कुछ चीजें ऐसे बता दी जो हो गई ऑक्टोपस बाबा की तरह। तो जरा देखो ध्यान से, मेंडलीफ, इसके वर्गीकरण का आधार क्या था बेटा? वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, ठीक है, छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मेंडलीफ ने भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को वर्गीकृत किया, परमाणु भार, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान इसके वर्गीकरण का आधार था। इसने क्या किया? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया, जितने तत्व उस टाइम पर ज्ञात थे, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाया और उनसे रिलेटेड एक आवर्त नियम दिया। याद है वो आवर्त नियम क्या होता है? तो आइए चलिए बात करें मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम। इसका आवर्त नियम ये कहता है कि जब हम तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तो इन्होंने आवर्त नियम में ये बोला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या? इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है?
मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाता है तो एक अंतराल के बाद वापस से गुण रिपीट होने लगते हैं। जैसे कि घड़ी की सुई 12 बजी, फिर 1 बजा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, एक अंतराल के बाद वापस से 12 बजते हैं। भाई समय बढ़ तो रहा है लेकिन एक टाइम के बाद रिपीटेशन होने लग जाता है। तो वैसे ही कि परमाणु भार के जैसे बढ़ते बढ़ते क्रम में जाते हैं तो एक अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति आने लगती है। जैसे कि लिथियम क्लियर हो गई। अब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई, आवर्त सारणी में इन्होंने कुछ खास खास चीजें बताई। आइए अब इनकी आवर्त सारणी के बारे में हम भी जाने। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी आवर्त सारणी इनकी। ओके, आइए आपसे ही पूछेंगे, थोड़ा मैं भी बताऊंगा, अपना ज्ञान दूंगा। हाँ जी, अब आइए तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं, आवर्त सारणी की विशेषताएं। पहली बात, वेरी गुड, तत्वों की संख्या कितनी थी बेटा? 63। सब बोरिंग टॉपिक है, क्या करें बेटा, उड़ा दूं क्या? पढ़ाना तो पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ जी। इनके अंदर ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। दूसरी बात, मेंडलीफ was the first scientist who classified the elements in tabular form, या मैं बोलूं इन वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज। मेंडलीफ ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया था। ठीक है, ओके, यह पहले वैज्ञानिक थे, खत्म बात, जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया, जिन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया, ठीक है बेटा, ओके। अब अगली बात, क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती है बताओ? क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? बताएंगे अल्पना? बिल्कुल बताएंगे। क्या कहा जाता है क्षैतिज पंक्तियों को? आवर्त कहा जाता है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 7। वेरी गुड, ओके, हाँ जी। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा गया? वर्ग या समूह कहा गया। तो कितने समूह थे? इसकी आवर्त सारणी में कितने समूह थे? 18। अरे वो मोजले की आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 9। ठीक है, कौन कौन से बेटा? फर्स्ट से लेकर के 8th तक, याद है ना? 1 से लेकर के 8th, 8 तो ये, और एक रिक्त 0 से प्लस 0, टोटल 9। 8 प्लस 0 9। ठीक है, ओके। 1 से 8 और एक रिक्त समूह जिसको शून्य समूह कहा गया था। शून्य समूह। अच्छा, इसने एक और तिकड़म बनाई। क्या बनाई? कि यार 1 से लेकर के, इसने क्या किया? 1 से लेकर के 7 तक के वर्गों को
दो उपवर्गों में वर्गीकृत किया। 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को दो उपवर्गों में बांटा, ए और बी में। जैसे कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए एट्थ ए। ठीक है, ऐसे 18 वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में थे। आयुष राठौर पढ़ता नहीं है, किसमें थे किसमें थे किसमें थे, यही याद नहीं है तेरे को, नेट की तैयारी कर रहा है, समझ नहीं आता। इतना सारा कैसे याद किया? अरे था ही कुछ इसमें, क्या था इसमें? अगर तुम 11 में पढ़ लेते तो अभी यहां परेशान नहीं होना पड़ता ना तुम्हें। क्या था इसमें? सच्चे जग और ऊर्ध्वाधर में अंतर, क्षैतिज, अरे क्षैतिज मतलब ऐसे लेटी हुई, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, ऐसे। ठीक है, अब आगे अक्रिय गैस की खोज इसने नहीं करी ना भाई। अब यू आर राइट सर, समीर सैफी। अब आगे देखो, इतना क्लियर हो गया, ये इसने इतना बताया, इसने इतना बताया। अब आगे की कहानी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी से हमें क्या फायदा हुआ भैया? इसकी आवर्त सारणी से क्या मिला हमें भैया? ये इसने कुछ चीजें दी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और यहां पर टोटल के टोटल 8 और 1 9 वर्ग थे, 1 से लेकर के 8 तक और एक शून्य समूह। हाँ जी, कैसे याद होंगे? पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा शर्मा जी, पढ़ना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में आते हो, इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे कि सिलेक्शन हो सके, 630 नंबर लाने पड़ेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, अब आगे, अब अगली बात यहां पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता। हाँ जी, क्लियर हो गया? ओके, हाँ। अब आवर्त सारणी की उपयोगिता, इससे क्या फायदा हुआ? अब देखो यार, कुछ बेसिक चीजें लिख लो ना फटाफट यार। पहली बात, तत्वों के अध्ययन में आसानी, तत्वों के अध्ययन में आसानी, तत्वों के अध्ययन में आसानी। ठीक है, आसानी फटाफट से लिखो, खत्म करो। दूसरा, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन, की खोज करो प्रोत्साहन, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। ये कुछ भी नहीं आता ना नीट में बेटा, नहीं आता, लेकिन लिख लो ना यार, अगर आ जाए तो बाई चांस। नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। यार मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के नीचे रिक्त स्थान छोड़ दिए और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे एक जमाने में एक तत्व खोजा जाएगा, उसके गुणधर्म ये होंगे। अभी मैं इनके नाम ये रख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, वो हम देखते हैं। तत्वों की खोज को, अरे यार, तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। परमाणु क्रमांक के नहीं होते, परमाणु भार के होते हैं। अगले में आएगा तब परमाणु क्रमांक। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, चुपचाप पढ़ लो। जैसे कि तत्वों, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन था, नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। कैसे मिला? जैसे कि उस जमाने में जर्मेनियम ज्ञात नहीं था, तो इन्होंने कहा एका सिलिकॉन, जर्मेनियम को। उस जमाने में गैलियम ज्ञात नहीं था, इन्होंने इसे कहा एका गैलियम,
एल्यूमिनियम सॉरी, उस जमाने में स्कैंडियम ज्ञात नहीं था, तो इन्होंने बोला उसको एका बोरोन। उस जमाने में टेक्नीशियम ज्ञात नहीं था, तो हम बोल देते हैं एका मैंगनीज। अब आपको ये पता होना चाहिए किसको क्या कहा गया। स्कैंडियम को क्या कहा गया, एका बोरोन। टेक्नीशियम को एका मैंगनीज, गैलियम को एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कहा गया। तो अगर नहीं याद है तो इनके लिए एक ट्रिक लिख लो, नहीं याद है इनके लिए एक ट्रिक लिख लो। सीता गीता, सीता गीता से अलग, अलग, सीता गीता से अलग है। सीता और गीता दो बहनें तो है लेकिन वो अलग अलग है। BSc, BSc, BSc नहीं, नहीं नहीं BSc नहीं, M.Tech है, M.Tech है। सीता गीता से अलग है, BSc नहीं, M.Tech है। दो बहनें, नहीं नहीं एक BSc कर रही है, एक M.Tech कर रही है, ठीक है। हाँ जी, सीता गीता से अलग है, BSc नहीं, M.Tech है। सीता गीता से अलग है, BSc नहीं, M.Tech है, ध्यान रखना। सीता सिलिकॉन, गीता जर्मेनियम, अल एल्यूमिनियम, ग गैलियम, B बोरोन, SC स्कैंडियम, M मैंगनीज, टेक टेक्नीशियम, ठीक है। ये इन्होंने बताया। खट हो गया नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। बेटा आज ही खत्म करना है, थोड़ा सा स्पीड से लिख लो, खत्म हो जाएगा फिर ना अगले लेक्चर में कुछ और बढ़िया पढ़ेंगे। नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिल गया, मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, परमाणु भारों में सुधार किया इन्होंने। कुछ तत्वों के परमाणु भार गलत डिसाइड थे, वो भी इसने करेक्ट किए। परमाणु भारों में सुधार, परमाणु भार में सुधार, परमाणु भार में इन्होंने सुधार किया, परमाणु भार में इन्होंने सुधार किया, परमाणु भारों में इन्होंने सुधार किया। कैसे किया, सारी चीजों को हम यहां पर क्लियर करते हैं। यार परमाणु भार ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, परमाणु भार ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता, तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता, ये सूत्र होता है। ओके, ये सूत्र होता है। तो जैसे कि कुछ तत्वों के परमाणु भार इन्होंने सही किए, जैसे कि देखो ध्यान से बेटा, उदाहरण बेरिलियम, बेरिलियम इसका तुल्यांकी भार होता है बेटा, ये फिक्स है, इसका तुल्यांकी भार होता है 4.5 ग्राम। ओके, ये फिक्स है। इसके लिए पहले मतलब संशोधन से पहले संयोजकता मानी जाती थी बेटा 3, पता नहीं किसने बोला 3, संयोजकता मानी जाती थी 3। ओके 3, तो 3 संयोजकता मानी गई, तो उस हिसाब से इसका बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट आएगा वो कितना आएगा, 4.5 गुणा 3, लगभग लगभग 13.5 ग्राम, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर बाद में कैसे ज्यादा है सर, भाई अगर इसका परमाणु भार 13.5 आएगा तो यार ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बेरिलियम का परमाणु भार अगर 13.5 है तो हमें पता है बोरोन का कितना होता है, 11 होता है, इसका 12 होता है। तो अगर ये 13.5 है तो ये तो यहां आना चाहिए, इसका तो परमाणु भार इन दोनों से ज्यादा हो गया। लेकिन
किसने बोला इसकी संयोजकता 3 थी? उसको पकड़ के लेके आओ। इसके बाह्यतम कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई साहब मेंडलीव भाई ने बोला कि देखो यार बात ऐसी है, घर जैसी, ये गलत है। तो सही क्या है बाद में कि पता नहीं कौन पागल आदमी यहाँ पे 3 लिख के चला गया। इसकी संयोजकता तो 2 होती है। इसके बाह्यतम कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ठीक है, ओके। तो ये है आधे पढ़े लिखे लोगों का कमाल, ठीक। हाँ जी, बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? अब यहाँ पे निकलेगा 4.5 गुणा 2, फिर आएगा 9। ओहो, अब ठीक है, अब बेरिलियम पहले आ जाएगा। पागल था वो, हाँ वही तो हम बोल रहे हैं। आज हम वैज्ञानिकों की सफलता पढ़ रहे हैं। हाँ जी बेटा, अरे यार इन्होंने कुछ गलत करा लेकिन बहुत कुछ सही भी तो करा, ठीक है, कोशिश तो करी इन्होंने, कोई बात नहीं, असफल हो गए। इनके नाम चलते हैं आज भी। प्राउस्ट यहाँ पे गलत था, लेकिन प्राउस्ट ने एक नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम, याद है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो ये इसके अलावा इन्होंने यूरेनियम, बेरिलियम इसका भी किया, इसके अलावा इसने गोल्ड का किया, इसके अलावा इसने आयोडीन, इतने सारे तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया। सर क्या किया? ये पूरी केमिस्ट्री इन्होंने डिफिकल्ट की? अरे कुछ नहीं है, खुशी प्यासी, बहुत सिंपल है बेटा। क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा ऐसा पार्ट लग रहा है कि जो तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे से तो ना हो पाएगा? इससे बढ़िया तो मैं बायोलॉजी रट लूंगी, पर ये थोड़ी दिक्कत आती है। अबे बायोलॉजी में तुम्हें नाम कैसे याद हो जाते हैं? हमें तो नाम ही याद नहीं होते। सेरुबेलस, पेसेलस, पता नहीं क्या क्या नाम आते हैं उसमें, ओके। ये तो बहुत ही सिंपल से बेटा, ठीक है। तुल्यांकी भार मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में कहां गए थे जब पढ़ाया था? ओके, हाँ जी। अब आगे परमाणु भार में सुधार क्या कर दिया। अब इंसान भले 100 अच्छे कर्म कर दे, लेकिन एक गलत काम उसके 100 अच्छे कामों को एकदम धूल में मिला देता है, मिट्टी में मिला देता है। तो अब नया वैज्ञानिक आया मोजले। अब मोजले को मेंडलीव की जगह लेनी है, तो उसने भी गांव वालों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मेंडलीव साहब ने अपने लिए ये किया, और मेंडलीव साहब ने तत्वों को वर्गीकृत किया बहुत ही अच्छे तरीके से। उन्होंने सारणी बनाई, वाह 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 वाह, गांव वाले भी झूम गए, हाँ यार कितना सही आदमी यार, तारीफ कर रहा है तो मेंडलीव की। अब उनको क्या बताइए, उसकी जगह लेने से आता है। तो अब मेंडलीव के बारे में स्टार्टिंग में उसने बहुत तारीफें करी। अब यार कोई वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक की जगह लेगा तो पहले तो पब्लिक को सही ढंग से अपने कंट्रोल में लाएगा। यार मेंडलीव ने ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, गांव वाले एकदम उसकी बातों में आ गए, भैया सही बात है, लेकिन कुछ तो कुछ गलतियां उसने की है। अब गांव वाले एकदम बढ़िया से बैठ के, भैया क्या गलतियां करी है? तो भाई साहब यहाँ पे देखो ध्यान से, उसकी कमियां या दोष, हाँ या ना? अब पर्दा हटेगा, अब पर्दा हटेगा। पहली कमी, भाई तुमने गांव में डिंडोरा पीट दिया, हमने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया है। और दूसरी बात, एक तत्व एक ही जगह आएगा, तुमने 2 जगह क्यों रखा? हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बोले तो हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति का ये सही आकलन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके गुणधर्म पहले वर्ग से भी समानता दर्शाते हैं और हेलोजनों के साथ भी समानता दर्शाते हैं। तो उनकी स्थिति के बारे में ये हाइड्रोजन की स्थिति का आकलन नहीं कर पाया। दूसरी बात, समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का स्थान, अरे भैया तुमने समस्थानिकों को क्यों नहीं रखा? हाइड्रोजन का सिर्फ एक परमाणु भार वाला ही क्यों रखा? प्रोटियम ही क्यों रखा? ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम क्यों नहीं रखा? उनके तो परमाणु भार अलग अलग होते हैं ना। अरे यार जरा देखो ना,
हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम 1H1 होता है। इसी को काहे रखा? ड्यूटेरियम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? 1H2 ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? है, इसको काहे नहीं रखा? ट्राइटियम, इसको काहे नहीं रखा? ये दोगलापन नहीं चलेगा भाई साहब। समझ में आया? अबे टाइम 10 मिनट बाकी अभी। तो 1H1 को क्यों रखा तुमने, इसको क्यों नहीं रखा? कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इनके बारे में नहीं बता पाया भैया। फिर कुछ और के बारे में लिख लिया, कुछ और के बारे में। अब भाई साहब गांव वालों को एकदम 100% बिलीफ हो गया, भैया मेंडलीफ ने कुछ तो गलतियां करी, कुछ तो झोल किया है। दूसरी बात, परमाणु भार का असंगत युग्म, परमाणु भारों का असंगत युग्म। भाई एक तो पहले खुद ने बोला कि हमने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया है। ले, तो आर्गन का होता है 39.9, इसका होता है 39.01 के अप्रोक्स। भाई तूने तो बोला था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया है, कहाँ है? ये तो छोटा है, ये भारी है और ये हल्का है। हाँ, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की भी नहीं बताया था बेटा। ओके, ये तो धोती खोल रहा है। यही वाली बात समझ में आ रही है आज तो? ठीक है, ओके। इस तरीके से टेल्यूरियम और आयोडीन, इसका परमाणु भार होता है 127, इसका होता है 27.5। अरे यार, देखने वाला तो दशमलव में गलतियां निकाल दी, है ना? ओके, ये तत्वों के असंगत युग्म, तत्वों के असंगत युग्म। एक ही वर्ग में अलग अलग गुणधर्म दर्शाने वाले को कैसे रख सकते हो, पूछता है भारत। जो अलग अलग गुणधर्म दर्शा रहे हैं उनको एक ही क्लास में क्यों पढ़ा? जैसे कि छठी की क्लास के बच्चे और 8वीं क्लास के बच्चे साथ साथ क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा कौन सा स्कूल है ये जिसमें छठी के और 8वीं के बच्चों को साथ पढ़ाया जाता है, पूछता है भारत। हाँ या ना? जैसे कि देखो ध्यान से, फर्स्ट केस ने 2 पार्ट किए। इसमें लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे रख दिए। और इधर रखे आपने, इसने फर्स्ट ए में इनको रखा, फर्स्ट बी में इनको रखा। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये तो कहलाती, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। मॉडिफाई का, मेंडलीफ का स्कूल है भाई। एक ही कक्षा है, इसके इस वाले सेक्शन में तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो छठी क्लास के बच्चे, इसमें 10वीं क्लास के बच्चे रख रखे हैं। तो जरा देखो ध्यान से, ये तो है अधिक सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं, और ये है कम सक्रिय धातुएं, कम सक्रिय धातुएं। हाँ, और इन्हें तो सिक्का धातुएं भी कहा जाता है बेटा, इनके सिक्के बनाए जाते हैं। चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, सिक्का धातुएं। आपने सुना होगा ना, सोडियम को तो पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है, कॉपर नहीं पकड़ता। चांदी के तो हम गहने पहनते हैं, सोने चांदी के जेवरात हम बनाते हैं, हाँ या ना? देखो इनके तो, ये तो बहुत ज्यादा सक्रिय, ये बहुत कम सक्रिय है। भाई अलग अलग सक्रियता वालों को एक साथ कैसे रख पा रहे हो आप? अब सपोज करो, मान लो आप एक दिन ना सोने की चेन पहन के जा रहे हो, गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपने सोडियम की चेन पहन के, मैंने गले में ना सोडियम की चेन पहन ली, सोडियम के टुकड़े उसमें फंसा लिए तार में, और सोने की, मैं चांदी की चेन, सोडियम की चेन पहन के निकला।
जैसे बाहर गया पसीना आने लगा, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी, उस गर्मी से निकले हुए पसीने ने मेरे सोडियम के साथ क्रिया कर ली, और फिर गर्दन का तो जो होगा बचेंगे वो अलग बात है, ठीक है, जल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे पानी होगा ना, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो दहनशील होता है, ठीक है, ये नहीं पड़ जाएगा। तो भैया इसने इतना बताया, तो अब लोगों को तो लग गया भैया बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, लेकिन कुछ कमियां तो इसमें भी थी, है ना। 100 अच्छे काम पर एक गलती भारी हो गई। ठीक है, तो ये इसने गलतियां करी। अब अगला वैज्ञानिक है अपना मोजले का वर्गीकरण। फिर मोजले का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, जो कि